वो है I2U2। अब देखिए I2 और U2 से क्या तात्पर्य है और भारत के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चूंकि ये जो I2U2 है ये 4 देशों का एक संघ है या संगठन है, साझेदारी करने के लिए बनाया गया है, जिसमें कि एक दूसरे के आर्थिक मेन रूप से आर्थिक गति किस प्रकार से हो उस पे आपस में साझेदारी करके आगे बढ़ने की बात की गई है। ऐसे इसको पश्चिम एशिया का क्वाड के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है। बहुत सारे देश इसको पश्चिम एशिया का क्वाड कह रहे हैं। इससे पहले आप जानते हो कि क्वाड में जो 4 देश हैं, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया और जापान हो गया। तो क्वाड में 4 देश जो थे वो दक्षिण प्रशांत महासागर का जो है उस क्षेत्र में चीन का दबदबा को रोकने के लिए खास करके उसको बनाया गया था। ठीक है, तो उसी संदर्भ में 4 देश और फिर I2U2 नामक संगठन बना करके एक साथ हुए हैं। और I2 2 I है, यहाँ पे I2 में 2 I है, 2 U है। I2 मतलब एक I से इंडिया, आपका प्यारा देश इंडिया, और दूसरा I से होगा इजराइल। ठीक है, दूसरा I से क्या हो गया, इजराइल हो गया। उसके बाद U से हो गया एक UAE, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, और एक U से होगा USA। ठीक है, ये 4 देश मिलकर के एक संगठन बनाए हैं जिसको कि I2U2 के नाम से जाना जा रहा है। ये क्यों बनाए हैं आपस में, तो इनका उद्देश्य क्या है कि सहयोग और साझेदारी आपस में करना, और जो विश्व स्तर के विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे खाद्य आपूर्ति की समस्या भी यूक्रेन युद्ध के बाद आ गया है, या आर्थिक समझौता करके आपस में, जैसे सौर ऊर्जा का जो, जैसे भारत है सौर ऊर्जा पे विशेष काम कर रहा है। आने वाले समय में क्या होगा कि पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, और यह बात जो UAE अभी पेट्रोल बेच करके अपना जो है जीविकोपार्जन या कह लो कि तरक्की कर रहा है, तो आने वाले समय में उसके लिए भी क्या हो जाएगा, जरूरत हो जाएगा। क्योंकि एक समय आएगा कि हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोल या खनिज संपदा है उसको लोग लेना बंद कर देंगे। ठीक है, तो दूरदर्शिता यहाँ पे UAE का भी है कि आने वाले समय में जब अन्य देश हाइड्रोकार्बन तेल लेना बंद कर देंगे, पेट्रोलियम खनिज, तो उस समय भी हमारे पास तरक्की हो, या हमारे पास जो भोजन के लिए सामग्री जो आए। अभी जैसे रूस यूक्रेन युद्ध फंसा हुआ है, अब क्या हुआ, ऐसे में क्या हुआ कि जो पश्चिम एशियाई देश है, जैसे आप बहरीन ले सकते हैं, UAE ले सकते हैं, इराक, ईरान, जो ये सब देश है, उसमें खाद्यान्न की समस्या आने लगी। क्योंकि ये लोग कहाँ से आयात करते थे, तो ये लोग रूस से आयात करते थे, यूक्रेन से आयात करते थे, और दोनों देश अभी किस में फंसा हुआ है, युद्ध में फंसा हुआ। तो ऐसी स्थिति में उसे चाहिए भारत जैसे खाद्य उत्पादक देश से दोस्ती करके हम वहाँ से किस प्रकार से अपने खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को पूरा करें। तो भारत का भी यहाँ से निर्यात हो जाएगा उन देशों में, और भारत को बेचने का एक बाजार भी मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, तो परस्पर यहाँ पे दोनों का लाभ और हित जो है जुड़ा हुआ है। तो UAE क्या चाह रहा है कि भारत में जगह जगह पूंजी निवेश करे, और जगह जगह क्या हो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित कर दिया जाए, या फूड चेन बना दिया जाए, जैसे फसल का हो वो सब एकत्रित हो। तो उसमें वो निवेश कर रहा है कि आने वाले समय में भारत हमको आसानी से खाद्यान्न की पूर्ति करे, उसके लिए वो भी पूंजी निवेश कर रहा है भारत में। भारत के पास पूंजी कम है तो वो किससे ले रहा है, UAE से ले रहा है। टेक्नोलॉजी ले रहा है अमेरिका से या इजराइल से ले रहा है। इजराइल के पास बहुत सारे तकनीक हैं, कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सिंचाई से रिलेटेड। ठीक है, तो उन जो तकनीक को अन्य देश जो भी हैं, जैसे भारत हो गया, वो लेकर के अपना कृषि के क्षेत्र में तरक्की करना चाहेगा। ठीक है, तो ये आपसी साझेदारी है, और यहाँ पे सबका आर्थिक दृष्टिकोण कि सभी देश का आर्थिक भलाई, ये मेन उद्देश्य में है। बाकी इसको देखिए क्या क्या इसमें नोट्स में लिखा गया है और उसको किस प्रकार से आपको लिखना है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गठित इन 4 देशों का एक संयुक्त कार्य समूह है। इसका उद्देश्य इन देशों के मध्य सहयोग और साझेदारी में वृद्धि करना है। आपस में सहयोग करेंगे, तो सहयोग करेंगे तो किस लिए, तो अपनी आर्थिक हित के लिए,
अपनी सामरिक हित के लिए। अभी सामरिक की बात नहीं की गई, क्योंकि सामरिक हित की बात होगी तब जा करके बहुत सारे देश के साथ जो होगा समस्याएं भी हो सकता है। जैसे हमारा संबंध जिस प्रकार से यूएई से है, इजराइल से, वैसा ईरान से भी है, क्योंकि हम ईरान से भी पेट्रोल खरीदते हैं। और इजराइल और यूएई ईरान में क्या कट्टर दुश्मनी है, ठीक है, आपस में दुश्मनी है ईरान से, इजराइल का और यूएई का। तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर हम दोस्ती बढ़ाते हैं इन देशों से तो ईरान आपसे विमुख हो जाएगा, और वो जब विमुख होगा तो वो पेट्रोलियम देना बंद कर देगा। और आपको पता होगा कि भारत में लगभग 40 to 60% आयात ईरान से ही आपका पेट्रोलियम हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत को फिर नुकसान हो जाएगा। तो उसको देखते हुए ऐसा काम किया गया है कि उससे वो प्रभावित ना हो। जो हमारा संबंध रूस के साथ है, जो हमारा संबंध ईरान के साथ है, वो यहाँ पे प्रभावित ना हो, ठीक है। उसको नज़र में रखते हुए I2U2 काम कर रहा है। अब देखिए I2U2 का सर्वप्रथम उल्लेख इजराइल और यूएई के मध्य हुए अब्राहम एकॉर्ड, अब्राहम समझौता के दौरान किया गया था, ठीक है। अब ये क्या है, तो देखिए इजराइल का जो है अन्य जो भी अरबियन कंट्री है उसके साथ संबंध बेहतर नहीं रहा, ठीक है। बेहतर संबंध आप जानते होंगे फिलिस्तीन के विवाद को लेकर के है, और फिलिस्तीन में इस्लामिक लोग हैं जबकि इजराइल में यहूदी हैं, और यहूदी और इस्लाम के बीच में जो है लड़ाई चलता है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। तो पूरे जितने भी अरब कंट्री हैं वो फिलिस्तीन के पक्ष में, और इजराइल बेचारा अकेला वहाँ पे फिलिस्तीन का विरोध करता है। तो स्वाभाविक सी बात है जो मुस्लिम कंट्री है वो किसके सपोर्ट में होगा, फिलीपींस के सपोर्ट में, ठीक है। सॉरी, जो शब्द था फिलीपींस के जगह फिलिस्तीन कर लेंगे, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया। तो फिलिस्तीन के साथ संबंध जो है वो इजराइल का बेहतर नहीं है। तो जिस कारण से इजराइल का संबंध जो है पश्चिम एशियाई देशों के साथ भी बेहतर नहीं था। लेकिन चूंकि यूएई और ईरान के बीच में शिया और सुन्नी को लेकर के मतभेद चल रहा है, जिस कारण से आप कह सकते हैं कि यूएई ने इजराइल का समर्थन कर दिया, ठीक है, और इजराइल को अपने पक्ष में ले लिया है। और वो दोनों देश के बीच का जो समझौता का नाम है उसी को क्या बोलते हैं, अब्राहम एकॉर्ड, अब्राहम समझौता, ठीक है। अब आ जाइए I2U2 को पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में देखा जाता है। यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है, इसमें सैन्य दृष्टिकोण शामिल नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। मेन रूप से किस पे डिपेंडेंट है, तो सभी देशों के अर्थव्यवस्था पे डिपेंडेंट है कि आर्थिक समृद्धि किस प्रकार से हो। सैन्य दृष्टिकोण अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है, और सभी देश चाहेंगे भी कि इसमें सैन्य दृष्टिकोण शामिल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे अपना आर्थिक हित साझा करने की बात हो रही है। अगर सैन्य दृष्टिकोण शामिल हो जाएगा तो कई जो भारत के पड़ोसी या भारत के मित्र देश हैं उनके साथ भी संबंध बिगड़ सकता है। जैसे रूस को ले सकते हैं, ठीक है, भारत का संबंध रूस से बेहतर है तो वो खराब हो सकता है जब हम यूएसए के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ाएंगे, ठीक है। या ईरान के साथ अभी आपका हमारे देश का संबंध बेहतर है, अगर हम इजराइल के साथ या यूएई के साथ ज़्यादा बेहतर संबंध बनाएंगे तो फिर ईरान के साथ जो है हमारा संबंध, या ईरान हमारे दुश्मन देश जो हैं उसके पाले में जा सकता है या उसके संगठन में जा सकता है, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो वो भारत के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदेह होगा। और भारत कभी नहीं चाहेगा अफगानिस्तान और ईरान इसका दुश्मन बने, ठीक है, क्योंकि यह देश में भारत की पहुंच बनी रहनी चाहिए। ऐसा जो भी विदेश जो कूटनीतिज्ञ के जानकार हैं वो बोलते हैं कि अफगानिस्तान और जो है ईरान का संबंध जो है भारत से बेहतर रहेगा, तभी आपका जो है यहाँ से निर्यात का जो है जो हम पश्चिम देशों में करते हैं वो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा निर्यात इन देशों में ही करते हैं, पश्चिम एशियाई देशों में करते हैं। बाकी पूर्वी एशियाई देश में तो चीन हावी है, वो हमें करने देता नहीं है, तो हमें अपना बाजार को भी खोना नहीं है, ठीक है। I2U2 के तहत सहयोग के 6 क्षेत्र की पहचान की गई है, जिन क्षेत्रों में इन सब में सहयोग की भावना होगी। जैसे खाद्य सुरक्षा को ले सकते हैं, और आपको हमने पहले ही बता दिया कि जैसे अभी रूस यूक्रेन के साथ युद्ध हो गया,
अब क्या हुआ कि बहुत सारे देश जो हैं वो खाद्य सुरक्षा वहाँ पे परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। उनके पास गेहूं के रेट में बहुत वृद्धि हो गई है, क्योंकि वो कहाँ से खरीद रहे थे, तो रूस यूक्रेन से। श्रीलंका को भी देख सकते हैं आप, या आप पश्चिम एशियाई देश को भी देख सकते हैं। वहाँ पे जो है गेहूं या जो भी खाद्य सामग्री है उसका रेट में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए ये चारों देश आपस में समझौता किए हैं कि जैसे यूएई है कि वहाँ तक उसको खाद्य सामग्री आसानी से सुलभ और सस्ते दाम पे मिलता रहे। दूसरा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी अन्वेषण किया जा रहा है। अभी आप सुने हुए कुछ दिन पहले यूएई अपना पहला सैटेलाइट छोड़ा है। ठीक है, तो ये सब वो इजराइल, अमेरिका या भारत के मदद से ही कर सकता है, क्योंकि यह तकनीकी रूप से उतना विकसित नहीं है। अब परिवहन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ तक जो पहुँच बन रहा है अरब सागर से होते हुए इराक, ईरान, फारस होते हुए इन देशों तक, तो उसमें सहयोग होगा तभी जो है आपका जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा इन देशों में निर्यात होगा। फिर ऊर्जा के क्षेत्र में भी है, क्योंकि ऊर्जा में हमने बताया भविष्य का ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा। और ये बात अब यूएई जैसे खाड़ी देश भी समझ रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में पेट्रोलियम का जो वो निर्यात करते जिससे उनकी इनकम होती है वो हो सकता है समाप्त हो जाए। तो उस स्थिति में अपने बैकअप को या दूरदर्शिता को कह सकते हैं कि यहाँ पे दिखाते हुए वो जो है इन देशों के साथ शामिल होकर के अन्य ऊर्जा के सोर्स पे भी काम कर रहे हैं। उसके बाद जल के क्षेत्र में इजराइल के पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो समुद्र के जल को भी मीठा जल बना सकता है। ठीक है, और सिंचाई सुविधा, स्प्रिंकलिंग, खेती टाइप का ये सब की शुरुआत इजराइल से हुई है। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे है। सिंचाई के क्षेत्र में तो जल को कैसे, भूमि जल स्तर को बनाया जाए या समुद्र के जल को कैसे मीठा बनाया जाए, तो ये सब आपस में तकनीक को शेयर करके इजराइल जैसे देश, भारत जैसे देशों में जो जल की समस्या है, आप देखेंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में या महाराष्ट्र के क्षेत्र में जहाँ पे जल का स्तर नीचा चला गया या पानी बहुत कम है, तो उन क्षेत्रों में वह समस्या दूर हो सकता है। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी सब देशों में। जैसे टीका हो गया, तो टीका जनरली भारत उस पर रिसर्च किया, अमेरिका ने रिसर्च किया, तो इन सब देशों ने जो रिसर्च किया तो उसका फायदा यूएई जैसे देशों को भी मिल जाएगा। तो ये आपसी जब साझेदारी करेंगे तभी ये संभव है। तो इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के आपको लिख देना है कि इन जो 6 क्षेत्र हैं उसमें ये लोग आपस में बहुत अच्छे से सहयोग करेंगे और अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्र करेंगे। इनका मेन उद्देश्य अभी फिलहाल मोटो यही है। ठीक है, भारत के लिए I2U2 का महत्व क्यों है? तो सबसे पहला कनेक्टिविटी, संपर्क बनाने के लिए यह भारत एवं पश्चिमी एशियाई देश या यूरोपीय तथा अफ्रीकी देशों के मध्य संपर्क को बढ़ाएगा। जब हमारा यूएई के साथ संबंध होगा बेहतर, इजराइल के साथ संबंध होगा, तो हमारे प्रोडक्ट का जो बिक्री जो होगा वो पश्चिम एशियाई देशों तक आसानी से संभव हो पाएगा। तो I2U2 एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर के निर्माण हेतु यूएई सऊदी अरब के साथ भारत की परियोजनाओं को बढ़ावा देगा, जो भारत से अरब प्रायद्वीप से गुजरता हुआ इजराइल, जॉर्डन तक, फिर वहां से यूरोपीय संघ तक विस्तृत होगा। जैसे अगर आप भारत देखते हैं तो यहाँ पे आप एक मैप बना करके इसको दिखा सकते हैं, जहाँ पे अरब सागर है तो इसके होते हुए जो यूरोप तक पहुँच बनाने की जो बात होगी, ठीक है, वो इन देशों के साथ समझौता करने के बाद आसान हो जाएगा। क्योंकि जो आपका सऊदी अरब है, यूएई है, तो इन रास्तों के माध्यम से हमारा जो सामान है वो यूरोप या पश्चिम एशियाई देशों तक आसानी से पहुंच सकता है और हम निर्यात में आगे बढ़ सकते हैं। तो कनेक्टिविटी, संपर्क यहाँ पे सबसे बेहतर जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आ जाइए आर्थिक महत्व। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में जो भी 4 देश हैं आपस में जो है व्यापार बढ़ावा देने में यहाँ महत्ता होगी। पश्चिमी एशियाई देशों के बाजार तक पहुंच, ये तो भारत का एकदम परम लक्ष्य रहता है कि पश्चिमी एशियाई देशों के बाजार तक भारत की पहुंच बेहतरीन बना रहे हैं।
भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। और आपको पता होगा कि भारत से यूएई में लगभग कम से कम तो 25 लाख लोग यूएई में रहते हैं भारत के। तो भारत के बेरोजगारों को एक रोजगार देने का वो केंद्र भी है, ठीक है। तो भारतीय लोग वहां जाकर के काम करते हैं और वो यहाँ पे मुद्रा भेजते हैं, तो भारत तरक्की करता है। आपके देश में वहाँ का इनकम आता है, जो आपके बेरोजगार या जो नागरिक हैं वहाँ जा कर के काम करते हैं। तो ये सब के लिए बहुत बड़ा महत्व है आर्थिक रूप से भारत के लिए, ठीक है। अब आ जाइए भू राजनीतिक उपस्थिति को प्रोत्साहन। देखिए, हर एक देश जो दुश्मन देश को काउंटर करने का प्रयास करता है। अगर आपका पहुंच पश्चिमी एशियाई देशों तक होगा, तो जब पाकिस्तान के साथ जब युद्ध होगा ना, तो भारत रणनीतिक रूप से क्या हो जाएगा, मजबूत रहेगा। क्योंकि भारत के पक्ष में होंगे उसके बगल के पड़ोसी देश अफगानिस्तान होंगे, ईरान, इराक, सब भारत के पक्ष में होगा। तो एक अकेला जो है पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर हमारा पहुंच इन देशों तक जा रहा है, यूएई, इजराइल, यूएसए, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी पहुंच जो है भू राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, विशेषतः पश्चिमी एशिया में भारत की भू राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ावा देगा, जो भारत को रणनीतिक एवं आर्थिक रूप से विश्व में स्वयं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो कोई भी देश तरक्की तब करता है जब उसकी आर्थिक तरक्की होती है। तो अगर हमारी पहुंच पश्चिमी एशियाई देशों तक होगा, इराक, ईरान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब देशों तक होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो रणनीतिक बढ़त अन्य देशों के हिसाब से बहुत ज़्यादा होगी और आपका प्रोडक्ट की मांग भी ज़्यादा होगा विश्व में। तो हमारा सप्लाई जब ज़्यादा होगा तो हमारा देश आर्थिक रूप से सशक्त होगा। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद है पश्चिम एशिया में भारत के लगभग 8 से 9 मिलियन लोग भारतीय निवास करते हैं पश्चिम एशिया में, और यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर पे निर्यात हम लोग यूएई को ही करते हैं, ठीक है। क्वाड के बाद I2U2 में भारत की भागीदारी इसकी वैश्विक स्थिति को मजबूत करेगी। भारत को रूस, यूरोप व चीन जैसी अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ समन्वय स्थापित कर रणनीतिक रूप में अपनी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। यहाँ पर क्या होगा, भारत की पहुंच यूरोपीय देशों तक आसानी से होगा, इजराइल के माध्यम से। पश्चिम एशिया में यूएई के माध्यम से पहुंच आसानी से होगा। जब इन देशों तक हमारी पहुंच होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें अन्य देश जो हमारे दुश्मन देश हैं उसको काउंटर करना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या हो जाएंगे, आर्थिक और सामरिक सभी रूप से मजबूत हो जाएंगे। अब आ जाए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यह मंच क्या करेगा, समुद्री डकैती, ड्रग्स व हाथियों की अवैध तस्करी तथा आतंकवाद जैसे खतरों को कम करने में भी मदद करेगा, ठीक है। जो समुद्र में लुटेरा जो डकैती करते हैं, चूंकि जब हम अरब महासागर में हमारी पहुंच होगी, एशिया में, मध्य एशिया तक, चाहे इजराइल तक, तो उन सब क्षेत्र में क्या होगा, जो समुद्री डकैती होती है भारतीय जहाज़ों का या अन्य हाथियों का, जो अवैध तस्करी, जो हमारे जो भी सप्लायर है देश के, जो कह सकते हैं इलीगल एक्टिविटी करते हैं, तो वो सब को पकड़ में हम लोग कर सकते हैं। और उसको आसानी से क्या करेंगे कि जब उस रास्ते में हमारी पहुंच होगी अच्छे से, तो वो सब जो इलीगल एक्टिविटी हो रहा है अभी चोरी छिपे, वो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा जो तस्करी होता है हाथियों का, वो इन्हीं सब देशों के माध्यम से, इन्हीं रास्तों से, अरब महासागर के होते हुए होगा। तो इस क्षेत्र में आपकी जब पहुंच बनेगी आपके देश की, यूएई के साथ समझौता करके, तो ये सब जो अवैध तस्करी होता है उस पर निगरानी अच्छे से भारत रख सकता है। अब आ जाइए खाद्य सुरक्षा। ये सबसे बड़ी समस्या इन देशों में, यूएई में भी है और भारत में भी है। ये मत समझिए कि भारत में अगर अन्न उत्पादन है तो यहाँ भूखमरी नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट क्या कहता है, विश्व भूखमरी सूचकांक
कि आपके देश का रैंक 122 देशों में 107वां स्थान पर है, यानी हमारी पोजीशन श्रीलंका जैसे देशों से भी पीछे है, पाकिस्तान से भी पीछे है, नेपाल से भी पीछे है। अब सोच लीजिए कि आपकी देश में खाद्य सुरक्षा की कितनी समस्याएं हैं। तो ऐसा नहीं कि उत्पादन कम होता है आपके देश में, तो रीजन क्या है कि हम उसका दुरुपयोग करते हैं। हम उसको, हमारा अनाज का 10% पार्ट तो हर एक वर्ष क्षति होता है, जो चूहों के माध्यम से सड़ गल करके क्षति हो जाता है। टोटल 25% अनाज हम लोग बर्बाद करते हैं रख रखाव के कारण। हमारे पास रखने का जगह नहीं है, कंटेनर नहीं है जहाँ पे हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, और वही देश को भूखमरी की ओर ले जाने में काफ़ी है, क्योंकि हमारी आबादी भी कम नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि यूएई जैसे देश अगर आपको सपोर्ट करते हैं, वो अपना बड़ा बड़ा जो है यहाँ पे स्थापित करते हैं खाद्य सुरक्षा के लिए, बड़े बड़े कंटेनर या कह सकते हैं बड़े बड़े भवन जहाँ पे खाद्य सामग्री को रखा जाए, उसमें अगर निवेश करते हैं तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याओं से दूर करने में बहुत बड़ा कारगर साबित होगा ये उपाय। ठीक है, तो यही चीज़ है। यहाँ पे देखिए ग्लोबल 100 इंडेक्स 2022 के अनुसार 122 देशों में भारत का स्थान केवल है 107वां स्थान। ये लाइन जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि ये करंट न्यूज का है। भारत की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। यह मंच कई रूपों में भारत को खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इजरायल की जल प्रबंधन नीति और जैव प्रौद्योगिकी इसमें आम भूमिका निभा सकता है। यानी इजरायल से जो हम एग्रीकल्चर करने का अगर तरीका लेते हैं तो कम जल में भी हम अच्छा फसल उपजा सकते हैं। और जैव प्रौद्योगिकी जो बायोटेक्नोलॉजी है, हमने बताया था कि ऐसे फसल उपजाए जिसमें जैसे धान है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ऐसे हाइब्रिड बीज बना दिया जाएगा कि जिसमें बिना पानी या कम पानी में भी वो धान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इजरायल आपके देश को मदद कर सकता है। फिर यूएई क्या कर रहा है कि संपूर्ण भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों का एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 बिलियन, 2 अरब रुपया डॉलर में आप सोच लीजिए, इतना रुपया आपके देश में निवेश करने वाला है, जो कि आपके देश को क्या करेगा, जो खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं इधर उधर रखने से वो बच जाएगा, खराब होने से बच जाएगा। उसके बाद ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी में यूएई भारत में पारंपरिक ऊर्जा, कच्चे तेल, सीएनजी, एलपीजी गैसों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता देश है। हम लोग जो है यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात से भी बहुत पेट्रोल या गैस, उस जो भी सीएनजी एलपीजी गैस खरीदते हैं। तथा भविष्य केवल हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोलियम है, तेल व गैसों पर आधारित नहीं होगा। ऐसा सभी देश मान रहे कि भविष्य हाइड्रोकार्बन का नहीं होगा, इसलिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, बायोफ्यूल, बायोमास, ये सब पे काम करने की आवश्यकता है। विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। जैसे इजरायल कंपनी इकोपिया ने भारत में रोबोटिक क्लीनिंग प्रौद्योगिकी का निर्माण किया है। इकोपिया एक कंपनी है रोबोटिक्स बनाने का, रोबोट बनाने का इजरायल की। वो एक ऐसा रोबोट बनाए जो क्लीनिंग प्रौद्योगिकी, जो साफ सफाई, घर में साफ सफाई या नाले की सफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यानी बड़े बड़े शहर के कचरे को साफ करने के लिए आदमी की आवश्यकता नहीं होगी, मशीन के माध्यम से ही सारा कचरा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तकनीक ला करके देश तरक्की कर सकता है। I2U2 मंच के सहयोग से गुजरात में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी, जिससे भारत में 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या होगी, सहायता मिलेगी। यानी 2030 तक 500 गीगावाट जो एनर्जी होगा, ऊर्जा होगा, बिजली, वो हमें गैर पारंपरिक ऊर्जा सोर्स, पारंपरिक में पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये नहीं, गैर पारंपरिक जैसे हो गया आपका सौर ऊर्जा, जैसे आपका हो गया बायोफ्यूल, जैसे आपका हो गया पवन ऊर्जा, ठीक है, या जल विद्युत परियोजना जो होता है नदी वाला, पहाड़ पे जो नदी से जो विद्युत तैयार किया जाता है, जो नवीकरणीय, जो समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ऊर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य में हमारा क्या करेगा, मदद करेगा। अब कुछ समस्याएं, चुनौतियां भी हैं जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। चुनौतियां क्या हैं? I2U2 के सामरिक लक्ष्य को परिभाषित नहीं किया गया है।
यानी सामरिक लक्ष्य तो है ही नहीं। कई रणनीतिक I2U2 को ईरान को नियंत्रित करने के संगठन के रूप में देखते हैं। कई लोगों को लगता है, कई देशों को लगता है कि ये ईरान को कंट्रोल करने के लिए जो इजराइल और UAE जो है भारत को शामिल करके ईरान को कंट्रोल करना चाहता है। यह दृष्टिकोण भारत और ईरान के मध्य नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। जो यह संबंध हमारा ईरान के साथ बेहतर संबंध है उसको ये नकारात्मक रूप से क्या करेगा, प्रभावित कर देगा। क्योंकि ईरान को लगेगा कि ये तो हमको घेरने की बात कर रही है। आपको पता होगा इजराइल और USA और ईरान के बीच में जो है संबंध बेहतर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही सब तो युद्ध में सब घिरा हुआ था। ईरान और अमेरिका तो एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बना हुआ है। I2U2 के सदस्य देश शक्ति की दृष्टि से समान नहीं है, यह भी बात है। सब देखो दोस्ती होता है बराबर वालों, ठीक है। एक गरीब एक अमीर का जब दोस्ती होगा तो कभी ना कभी दरार आना ही है। जब भी दोस्ती होना चाहिए तो बराबरी वालों में, तभी वह दोस्ती लंबा टाइम तक चलता है जनरली। अब कहोगे कृष्ण सुदामा वाली बात नहीं, तो वो बचपन का दोस्ती था इसीलिए चल बन गया। तो हमारा बचपन का दोस्ती ना ही अमेरिका से है और ना ही हमारा इजराइल से है। क्योंकि भारत ने कभी भी अपने रंगमंच पे कभी भी इजराइल को सपोर्ट नहीं किया। जब इजराइल बना भी था तो भारत उसका विरोध किया। तो हमारा दोस्ती बचपन वाला नहीं है। ना ही हमारा जो दोस्त USA अमेरिका है। जब भारत आज़ाद हुआ था और जब दो वहाँ पे प्रमुख शक्तियाँ थी तो भारत का झुकाव रूस के तरफ था, USSR के तरफ था, और अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था हर हमेशा। तो भारत का संबंध जो है अमेरिका के साथ भी अभी वर्तमान अपने, चूंकि अभी की राजनीति व्यवहारिक हो गई है, करंट इशू पे हो गया, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि हो सकता है भविष्य में यह समस्याएं होगी। ठीक है, अगर आप उसको एक टेक्नोलॉजी देते हैं वो भी आपको देगा तब तो, या वो आपको दिया वो भी तो चाहेगा हमको ये कुछ बतावे, नहीं कुछ तकनीकी दे, कुछ नहीं कुछ तो धन भी दे। यूएई को कुछ नहीं है, बस धन है। वो आपको साइंस नहीं दे सकता है, तकनीक नहीं दे सकता, वो आपको केवल क्या करेगा, पूंजी दे सकता है, क्योंकि वो पूरे विश्व से पेट्रोल बेच बेच करके पैसा जमा किया है। आप कहिएगा यूएई को तुम तकनीक भी दो, हमको कहाँ से देगा बेचारा। सब तो खा पी के अय्यासी जो है, सोने का कार देखोगे, सोने का महल में सोने वाला जो है सब अय्यास, सब वहाँ का जो क्या बोलते हैं उसको, सैयद सब जो होता है, नहीं हाँ शेख सैयद सब नहीं। चलिए, तो जो भी हो, तो I2U2 के सदस्य देश शक्ति की दृष्टि से समान नहीं है। भारत और यूएई के तुलना में इजराइल और यूएसए सैन्य रूप से अधिक मजबूत हैं। समूह देशों द्वारा चीन व रूस से निपटने के तरीकों को लेकर परस्पर मत भिन्नता जो I2U2 के भविष्य व इसकी सफलता की संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। अब देखिए, हमारा और जो देश है उसका संबंध चीन और रूस के साथ एक अलग तरीका का संबंध है। हम चीन को अपना दुश्मन देश के रूप में ही मानते हैं, लेकिन इजराइल चीन के साथ दोस्ती किए हुए है। इजराइल में बहुत सारी बंदरगाह हैं जो चीन के मदद से बनाए जा रहे हैं। उस स्थिति में अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है, मान लीजिए, तो इजराइल किसके पक्ष में जाएगा कहना मुश्किल हो जाएगा। अब तटस्थ रहेगा कि क्या करेगा वो तो बात की बात है। तटस्थता की नीति सब देश नहीं अपनाता है, ठीक है। भारत तटस्थ रहता है, लेकिन अब भारत के साथ वह कौन सी नीति अपनाएगा इजराइल, वो तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है, क्या होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये भी संभावना लिखेंगे कि इजराइल और चीन के बीच में बेहतर संबंध है, लेकिन भारत और चीन के साथ बेहतर संबंध नहीं है। तो भविष्य में क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समूह देश चीन और रूस से निपटने के तरीकों को लेकर के परस्पर मत भिन्नता है। अब जैसे देखो, अमेरिका का संबंध रूस से बेहतर नहीं है, लेकिन भारत का तो है बेहतर, नहीं। तो यहाँ पे ये समस्या जो है ये कभी सभी देशों को तोड़ सकता है फिर से, मतलब जो ये चार देश समूह एक हुए हैं इसको तोड़ भी सकता है, क्योंकि हमारा जो दोस्त वाला देश, मित्र राष्ट्र जैसे रूस है मित्र देश, लेकिन अमेरिका का वो जानी दुश्मन है। तो इस स्थिति को लेकर के भविष्य में संभावनाएं बनती है कि ये चारों जो देश एकत्रित हुए वो टूटने की संभावना रहेगी। पश्चिम एशिया में आंतरिक संघर्ष की स्थिति है। पश्चिमी एशिया जितना भी देश है, ईरान है, यूएई है, आपस में ही लड़ रहा है, क्या है, तो शिया और सुन्नी को लेकर।
मुसलमान के दो, मुस्लिम धर्म में दो पार्ट में, एक शिया एक सुन्नी, ठीक है। पाकिस्तान में सुन्नी लोग हैं, अफगानिस्तान में शिया लोग हैं। तो शिया और सुन्नी आपस में लड़ते रहते, तभी तो आप देखते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान या जो भी देश है आपस में, तालिबान, अफगानिस्तान, ये सब लड़ते रहते हैं। उनमें एकता नहीं है शिया और सुन्नी को लेकर। हम श्रेष्ठ तो हम श्रेष्ठ। अरब जगत में आंतरिक संघर्ष ईरान जैसे महत्वपूर्ण साझेदार को दूसरे समूह में शामिल होने को प्रेरित कर सकता है। जैसे हमारे साथ यूएई मिला ना, तो अब वह हमारे दुश्मन के साथ मिलने की संभावना उसको हो जाएगी। चीन से, पाकिस्तान से ज्यादा मिलने की संभावना हो जाएगी। विकसित हो रहे नए समीकरण देशों को दो गुटों में बांट सकते हैं। भविष्य में दो गुट बन सकता है। एक कौन सा गुट बनेगा? एक और चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान हो जाएगा, तुर्की। एक कौन सा गुट बन जाएगा? संभावना है चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, ये सब मिलकर के एक गुट बना लेगा। और दूसरा गुट में भारत हो गया, इजराइल हो गया, यूएई हो गया, यूएसए हो गया। मतलब खिचड़ी हो जाएगा सब। बीच बीच का कुछ देश आपके देश के साथ हो जाएगा या अमेरिका के साथ हो जाएगा, कुछ देश उसके साथ हो जाएगा, यानी दो गुट बनने की संभावना है। चलिए, ये सब संभावना में आप लिख सकते हैं, चिंता का विषय है, चुनौती है। उसके बाद चीन की बढ़ती भूमिका। आपको बताया कि इजराइल में बहुत सारे बंदरगाह हैं, हाइफा बंदरगाह जो चीन के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उसमें चीन ने $1.5 बिलियन का जो है डॉलर निवेश भी किया है। उसी प्रकार से यूएई में जो बन रहा है 5G परियोजना, 5th जनरेशन का संचार माध्यम का, उसमें चीन का हुआई कंपनी निवेश कर रहा है, सहायता दिया है, ठीक है। तो यूएई का 5G टेक्नोलॉजी किसका देना? चीन का है। तो चीन के साथ उसका संबंध बेहतर है। इजराइल के साथ भी चीन का संबंध बेहतर है और भारत के साथ बेहतर नहीं है। तो ऐसे में ये चुनौती हो सकता है, चीन की बढ़ती भूमिका। अब देखिए भारत के लिए आगे की राह क्या है, कि आगे हम लोग का संबंध कैसे रहना चाहिए देशों के साथ। तो पीपल्स टू पीपल्स, जो लोगों के द्वारा जो होना चाहिए, संबंध को बढ़ाने की बात की जानी चाहिए। लोग आए जाए एक दूसरे देश में, यानी यहाँ पे पर्यटन की बात की गई है। पीपल्स टू पीपल्स कनेक्टिविटी, यानी यूएई के लोग यहाँ आए, इजराइल के लोग यहाँ आए, हम भी वहाँ जाए, हमारे देश के भी लोग जाए, आपस में क्या करें कि तालमेल बने, कि दोस्ताना संबंध रहे। भारत द्वारा अपनी हाइफेनेटेड नीति का विस्तार किया जा सकता है। भारत को अपनी लुक वेस्ट नीति को गतिशीलता और दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। ऐसे अभी हमारा देश लुक ईस्ट नीति के तरफ ज़्यादा झुकाव रखे हुए हैं। आगे आने वाले भविष्य में लुक वेस्ट नीति पे भी विशेष ध्यान भारत को देना चाहिए। देशों के बीच आपसी सहयोग व मैत्रीपूर्ण संबंधों के मध्य से प्रतिद्वंदी देशों की कूटनीति व रणनीति को संतुलित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपसी सहयोग, जैसे मान के चलो भारत में भूकंप आ गया या यूएई में कुछ आ गया घटना, तो भारत उसको तत्कालिक राहत दे, ठीक है। जैसे कोरोना टाइम पे वैक्सीन भेजा बहुत सारे देश में, भारत में। तो इन सब नीति के माध्यम से हमारा जब संबंध बेहतर रहेगा तो इन चारों देशों का जो संगठन है वो लंबे समय तक चलेगा, नहीं तो ख़त्म होने में कोई देर नहीं लगेगा। क्योंकि हमने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट्स आपको बता दिए। अब क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछे, लेकिन होगा इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित। I2U2 और भारत से रिलेटेड एक क्वेश्चन बीपीएससी 67th में पूछा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।